तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संसाधनों का नागरिकों में इस प्रकार आवंटन किया जाता है कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो, और इसमें धन की जो है मुख्य भूमिका होती है, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें संसाधनों का नागरिकों में इस प्रकार आवंटन किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें नागरिकों के भौतिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र धन प्लस सिद्धांत के से मिलकर बना है। इसमें ऐसे सिद्धांतों का संग्रह किया जाता है जिसका प्रयोग करके भविष्य में जो है दुर्लभ संसाधनों का आवंटन किया जा सके, और इसको हम धन का शास्त्र भी कहते हैं, अर्थशास्त्र को। तो जो अर्थशास्त्र है यह एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था इसका वास्तविक स्वरूप है। अर्थशास्त्र जो है यह अर्थशास्त्र में संसाधनों का संग्रह शामिल है, जिसका प्रयोग करके किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किया जाता है। जो अर्थशास्त्र है इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु 4 प्रकार के संसाधन माने गए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उत्पादकता। ये 4 प्रकार के संसाधन हैं। जो भूमि है इससे आय के रूप में हमें किराया प्राप्त होता है। श्रम है, श्रम में आय के रूप में मजदूरी प्राप्त होता है। पूंजी में आय के रूप में ब्याज प्राप्त होता है, और उद्यमशीलता में हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ये 4 प्रकार के जो संसाधन हैं इनका उपयोग करके किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर विकास कर रही है तो उसमें महत्वपूर्ण 2 प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहला, उस देश में संसाधनों का अभाव। दूसरा है उस देश में संसाधनों का उचित आवंटन का न होना। ये 2 प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि किस प्रकार का उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए। किस प्रकार का कहने का मतलब चावल का किया जाए, ज़्यादा गेहूं का किया जाए, बाजरा का किया जाए, किसके लिए किया जाए, वृद्धों के लिए किया जाए, जवानों के लिए किया जाए, बच्चों के लिए किया जाए, कैसे किया जाए, पूंजी का प्रयोग करके किया जाए या फिर श्रम के माध्यम से किया जाए। तो संसाधनों को लेकर जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो सामने आती हैं। तो अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था का प्रकार 3 प्रकार के होता है। अर्थव्यवस्था पहला प्रकार जो है अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार का होता है: खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सम्मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा जो है अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं: अल्प विकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश। 3 प्रकार के। इस प्रकार हम आगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। जो खुली अर्थव्यवस्था है इसमें आयात और निर्यात की जो है पूर्ण स्वतंत्रता होती है, और इसमें वस्तुओं और सेवाओं के स्वतंत्र आवागमन पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है, और इसमें उदारवादी नीति का पालन किया जाता है खुली अर्थव्यवस्था में। जो बंद अर्थव्यवस्था होता है इसमें आयात और निर्यात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, और इसमें संरक्षणवादी नीति का पालन किया जाता है। और ये जो एक स्थिति है बंद अर्थव्यवस्था की, एक आदर्श स्थिति है। दूसरा जो प्रकार अर्थव्यवस्था का प्रकार अंतर संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का प्रकार था, पहला जो प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमतों का निर्धारण होता है, बाजार की कीमतों का निर्धारण जो है केंद्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और इसमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं: उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। 4 प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, और इसमें नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उत्पादन किया जाता है, और इसमें जन कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। तो ये रहा समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो
कीमतों का निर्धारण होता है बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। और इसमें जो है निजी स्वामित्व का अधिकार जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उस पर जो है निजी क्षेत्र का जो अधिकार होता है, और इसमें निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो अधिक से लाभ कमाना होता है। तो ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा अधिक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का जो है सीमित अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार इसमें नियामक की भूमिका अदा करती है, और इस पर जो है सम्मिलित रूप से जो है नागरिकों के कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, जन कल्याण पर ध्यान दिया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो हमने इस प्रकार जाना अर्थव्यवस्था का। अब हम क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें संसाधनों का जो उत्पादन होता है वो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से जो है इसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से। और इसमें कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वो कृषि क्षेत्र या उससे संबंधित क्षेत्रों से की जाती है। जो दूसरा क्षेत्र है वो द्वितीयक क्षेत्र, उसको हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है उसको मशीनों की सहायता से उसको नए उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है। नए उत्पादों में परिवर्तित करने का अर्थ है जैसे कि गेहूँ जो कि प्राथमिक क्षेत्र का संसाधन है, इसको जब औद्योगिक क्षेत्र यानी मशीन में डाला जाता है, मशीन के जरिए जो है इसके औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा जो है इसको ब्रेड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये द्वितीयक क्षेत्र होता है। द्वितीयक क्षेत्र में जो है इसमें जो है मूल्यवर्धन किया जाता है, जिसे निर्माण और विनिर्माण। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में जो है सम्मिलित शामिल होता है, इसीलिए हम इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि और यह जो है सेवा क्षेत्र जो है ये दोनों क्षेत्रों में नियामक की भूमिका निभाता है। जैसे कि परिवहन और बैंकिंग। परिवहन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र का जो जैसे गेहूँ हो गया, परिवहन के जरिए जो है इसको मिल में ले जाया जाता है, मशीन में ले जाया जाता है, द्वितीय क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो इस प्रकार जो परिवहन हो गया यह सेवा क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रक होते हैं। अब हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में कहने का मतलब है कि जो अल्प विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश क्या है? अल्प विकसित देश में संसाधनों का जो दोहन होता है वह प्रारंभिक अवस्था में होता है, बहुत कम होता है। और इसमें इन देशों की जो है अति निम्न आय होती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है बहुत कम होती है। और इनके जो अर्थव्यवस्था होती है जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसका जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो होता है अधिक होता है। जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान जो अल्प विकसित देशों में अधिक होता है। और इसमें तकनीक की दृष्टि से जो अधिक पिछड़े हुए देश होते हैं अल्प विकसित देश। और इनमें जो है आधारभूत संरचना का भी अभाव पाया जाता है। और इनमें गरीबी और बेरोजगारी की जो दर होती है वो जो है अधिक उच्च होती है अल्प विकसित देशों में। तो हमने अल्प विकसित देशों के बारे में पढ़ा, जैसे कि पाकिस्तान एक अल्प विकसित देश है। दूसरा है विकासशील देश। विकासशील देश में संसाधनों का दोहन जो है प्रारंभिक अवस्था में तो होता है, लेकिन इसमें जो है अपार संभावनाएं भी होती हैं। और इनका प्रति व्यक्ति आय जो है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से जो है कम होता है। और जो है इनमें आधारभूत संरचना का अभाव पाया जाता है। ये जो है आधुनिक तकनीक का अभाव पाया जाता है। इनमें तकनीक तो होती है, लेकिन जो आधुनिक तकनीक होते हैं जैसे कि जो विकसित देशों में पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देश जो हैं, इनमें आधुनिक तकनीकों की संख्या अधिक होती है। तो ये विकासशील देशों में आधुनिक तकनीकों का अभाव पाया जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र का जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है अधिक संभावनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारा भारत है वो विकासशील देश की कैटेगरी में आता है। जब हमारा देश विकास कर रहा था, भारत विकास की अवस्था में था, विकास के क्रम में था, तो वो जो उसका जो दूसरा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया विकास के क्रम, इसीलिए हमारा देश जो है पिछड़ गया।
लेकिन सरकार अब जो है औद्योगिक सेक्टर पर जो है अधिक ध्यान दे रही है और उसके विकास के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो है प्रयोग में ला रही है। तो तीसरा जो है प्रकार विकसित देश का है। जो विकसित देश होते हैं इनमें संसाधनों का दोहन अति उच्च होता है, इनका प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। ये संसाधनों का आधारभूत संसाधनों की दृष्टि से अधिक उच्च होते हैं। इनमें ये तकनीक की दृष्टि से अधिक उन्नत होते हैं और इनमें द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर का योगदान जो होता है वह अधिक होता है, इसीलिए विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं। अब हम जो है आय का चक्रीय प्रवाह के बारे में जानेंगे। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो मुख्यतः तीन आर्थिक जो है संस्थाएं होती हैं। पहला परिवार होता है, दूसरा फर्म होता है, तीसरा सरकार होता है। जो परिवार होते हैं ये परिवार के लोग जो होते हैं फर्म में श्रम के रूप में जो है संसाधन उपलब्ध कराते हैं तथा जो बदले में जो फर्म होता है उन्हें आय के रूप में जो है मजदूरी देता है। परिवार द्वारा जो है फर्म को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोग व्यय दिया जा रहा है। हाँ, जो फर्म में जो है वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो फर्म होता है फर्म द्वारा जो है निवेश व्यय किया जाता है। ये जो है अपनी वस्तुओं और सेवाओं का जो निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तीसरा जो है सरकार जो है फर्म और परिवार इन दोनों के कल्याण के लिए जो है कल्याणकारी व्यय करती है। इसलिए सरकार को जो है शेष दोनों संस्थाओं से, परिवार और फर्म से आय के रूप में जो है टैक्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो आय का जो चक्रीय प्रवाह है यह अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो है आय का चक्रीय प्रवाह का जो है चलना बहुत ज़रूरी होता है। अतः जो कोई भी देश है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो है संसाधनों की गतिशीलता होती है उस देश की समृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संसाधनों की गतिशीलता से ही उत्पादों में वृद्धि होती है और रोजगार के नए अवसर जो है उत्पन्न होते हैं, सृजित होते हैं। और आय का चक्रीय प्रवाह जो है संसाधनों की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए आय के चक्रीय प्रवाह में परिवार, फर्म और सरकार इन तीनों की भूमिका और इनकी गतिशीलता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ही इन्हीं तीनों के ही मदद से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है प्रगतिशील हो सकती है, समृद्धिशील हो सकती है, विकसित देश बन सकती है। इस प्रकार हम तीसरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वित्तीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। वित्तीय व्यवस्था क्या है? वित्त किसे कहते हैं? धन के उपयोग के अधिकार को जो है हम वित्त कहते हैं, जिसका आधार जो है लाभांश या ब्याज होता है वित्त का। वित्तीय व्यवस्था क्या है? वित्तीय व्यवस्था में जो है वित्तीय सेवाओं, वित्तीय कल्याण, वित्तीय उपकरण, वित्तीय बाजार, इन सभी का सम्मिलित रूप जो है वित्तीय बाजार होता है। वित्तीय बाजार जो होता है इसमें जो है बचतकर्ता और निवेश के मध्य की जो है कड़ी होती है और इसमें संसाधनों की गतिशीलता के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है वित्तीय व्यवस्था। तो इसमें जो है निवेश और बचतकर्ता और निवेशक के मध्य की कड़ी को ही हम वित्तीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट जो है वित्तीय बाजार क्या है? वह जहाँ वित्त का लेन देन जो है वित्तीय बाजार क्या है? जहाँ वित्त का लेन देन अधिक वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है, उसको हम वित्तीय बाजार के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है इसको जो सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए इसमें वित्तीय संस्था, वित्तीय उपकरण, वित्तीय सेवाएं, इन सभी का जो है प्रयोग किया जाता है, जिससे वित्तीय बाजार का जो है संचालन जो है अधिक उचित प्रकार से किया जा सके। तो आधिक्य वाले क्षेत्र कहने का मतलब आधिक्य वाले क्षेत्र में वित्तीय संस्था में जैसे कि बैंक हो गया, बैंक आधिक्य वाला क्षेत्र है जहाँ पैसों की कमी नहीं होती है। दूसरी ओर ग्राहक हो गया जो कि कमी वाला क्षेत्र हो गया, अभाव वाला क्षेत्र हो गया। जो वित्तीय संस्था है वह सेवा के रूप में ग्राहक को ऋण देता है, वित्तीय सेवा देता है ऋण के रूप में। जो ग्राहक होता है ब्याज और प्लस मूलधन सहित जो है वित्तीय संस्था यानी बैंक को ऋण चुकाती है। तो इस प्रकार जो है ये वित्तीय बाजार जो है चलता रहता है। वित्तीय बाजार का महत्व क्या होता है? इससे जो है संसाधनों की गतिशीलता में सहायक होती है, बचत प्रवृत्ति को सहायता मिलती है, बचत को निवेश में परिवर्तित करने में जो है उपयोगी होता है और आर्थिक समृद्धि दर को अधिक प्रोत्साहित करता है।
तो जो वित्तीय बाजार होता है यह दो प्रकार का होता है। एक मुद्रा बाजार होता है, दूसरा पूंजी बाजार होता है। मुद्रा बाजार में जो है जब मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, जब लेन देन की जो है जब वित्त की लेन देन की अल्पकालिक अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वित्त का लेन देन, तो उसे हम मुद्रा बाजार कहते हैं। और जब वित्त का लेन देन दीर्घकालिक मुद्रा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो उसे हम पूंजी बाजार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार होता है। और जो भारतीय मुद्रा बाजार है इसको दो कैटेगरी में रखा जाता है, एक संगठित क्षेत्र, दूसरा असंगठित क्षेत्र। जो संगठित क्षेत्र है इस बाजार में वित्त का लेन देन होता है एक निश्चित नियमावली के तहत किया जाता है। इस क्षेत्र में एक नियम प्रक्रिया होती है जिसके मदद से जो है वित्त को रखा जाता है, वित्त का लेन देन किया जाता है। मतलब बैंक, जैसे भारतीय बैंकिंग जो व्यवस्था है एक नियम के तहत है, एक निश्चित नियम प्रक्रिया है इसके लिए, जिसके जरिए ग्राहकों को ऋण दिया जाता है और ग्राहकों से जमा स्वीकार किया जाता है। दूसरा क्षेत्र होता है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में जो है इसमें जो है कोई नियम कानून नहीं होता है। इसमें जो है जो ऋण देता होता है उसको जो है ब्याज का निर्धारण करने का अधिकार होता है। मतलब इसमें कोई नियम प्रक्रिया नहीं होती है। असंगठित क्षेत्र में जैसे सेठ और साहूकार आ जाएंगे। सेठ और साहूकार जो कि पहले जो है असंगठित क्षेत्र का प्रचलन अधिक था, जिसमें जो गांव के लोग होते थे वे सेठ और साहूकार से ऋण लेते थे, जिससे सेठ और साहूकार जो अपने हिसाब अनुसार अपने लाभ के लिए ब्याज का निर्धारण वो खुद करते थे और ग्राहकों को जो है उस ऋण जाल में फंस जाते थे अधिक ब्याज होने के कारण। तो इस प्रकार जो असंगठित क्षेत्र की मात्रा जो थी वह 1990 के दशक तक अधिक रही। लेकिन अब वर्तमान में भारत में बैंकिंग व्यवस्था का हर जगह बैंकिंग व्यवस्था की उपस्थिति की वजह से जो असंगठित क्षेत्र का जो है असंगठित क्षेत्र मानो कि एकदम खत्म ही हो गया है और संगठित क्षेत्र का जो है महत्व अर्थव्यवस्था में अधिक बढ़ गया है। लोग बैंकों से जमा स्वीकार करते हैं, बैंकों से ऋण लेना अधिक प्रेफर करते हैं। तो गांव, जिले, क्षेत्र हर जगह जो है बैंकिंग व्यवस्था उपस्थित है ताकि लोग संगठित क्षेत्र से ऋण देना और ऋण लेना अधिक उचित समझें। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है तरलता। लिक्विडिटी क्या है, तरलता क्या है? वित्तीय किसी जो परिसंपत्ति होती है उसको न्यूनतम समय और न्यूनतम हानि से उसको नगद में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम तरलता कहते हैं। तरलता कहने का मतलब पैसे से भी होता है। और जो परिसंपत्तियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एसेट, परिसंपत्तियों को हम एसेट के नाम से भी जानते हैं। भौतिक परिसंपत्तियाँ होती हैं, वित्तीय परिसंपत्तियाँ होती हैं और बौद्धिक परिसंपत्तियाँ। 3 प्रकार की जो परिसंपत्तियाँ पाई जाती हैं। तो हम अब आरबीआई के बारे में जानेंगे। तरलता को लिक्विडिटी कहते हैं। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक यह एक केंद्रीय बैंक है जिसका जो है काम होता है नियमन करना, मुद्रा जारी करना और मुद्रा का नियमन करना, इसका कार्य होता है। आरबीआई की संरचना और उसकी जो है कार्यप्रणाली जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा जो है संचालित होता है। तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का जो नियमन होता है करने का अधिकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा जो है किया जाता है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का नियमन। तो आरबीआई का संगठन कैसा है? आरबीआई के अंतर्गत जो है सभी जो है प्रमुख निर्णय जो होते हैं जो बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित होते हैं वे केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं तथा इन जो है निर्णयों को लागू करने का अधिकार जो है स्थानीय बोर्ड की जो है सहायता से लिए जाते हैं। तो केंद्रीय निदेशक बोर्ड में जो है गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं और गवर्नर की जो नियुक्ति होती है भारत सरकार द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा की जाती है। और सरकार जो गवर्नर की पुनः नियुक्ति भी कर सकता है, मतलब उसी गवर्नर को पुनः नियुक्त भी कर सकता है। और इसमें जो है देश की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं से जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 जो है निदेशक नियुक्त किए जाते हैं जो कि स्थानीय बोर्ड का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं।
जो कि निर्णय लेने में सहायता करते हैं। और इसमें जो है सरकार की तरफ से 2 प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, जो कि सरकार की तरफ से जो है अपने मत प्रकट करते हैं कि सरकार जो है ये करना चाहती है। तो इस प्रकार निदेशक बोर्ड में जो 2 सरकार की तरफ से 2 जो है व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। तो जो आरबीआई है इसके 4 निदेशक बोर्ड होते हैं, जो कि आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड को जो है सलाह देते हैं। तो सरकारी निदेशक में 1 गवर्नर हो जाएगा, 4 उप गवर्नर, और गैर सरकारी निदेशक में 4 स्थानीय बोर्ड के अधिकारी होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक होते हैं और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार जो है पूरा केंद्रीय स्थानीय बोर्ड जो है मिलकर बनता है। आरबीआई के कार्य क्या होते हैं? आरबीआई के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो होता है उसका विकासात्मक कार्य होता है और एक बैंकिंग के रूप में उसका कार्य होता है। तो उसका बैंकिंग के रूप में क्या कार्य होता है? आरबीआई का बैंकिंग के रूप में कार्य होता है, वो बैंकिंग प्रणाली का जो है नियमन करता है। अब वो बैंकिंग प्रणाली का नियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा ही करता है। और आरबीआई का कार्य होता है मुद्रा जारी करना, मुद्रा का निर्गमन करना। और जो है आरबीआई का कार्य होता है नए बैंकों को लाइसेंस भी देना, नए बैंक को लाइसेंस देना आरबीआई का ही अधिकार होता है। और आरबीआई का जो बैंकिंग के रूप में कार्य होता है वो मौद्रिक नीति की समीक्षा करना आरबीआई का कार्य होता है। नेक्स्ट जो कार्य आरबीआई का विकासात्मक कार्य में आ जाएगा, वित्तीय समावेशन का जो है विस्तार करना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय सुरक्षा में जो है सुधार करना, और जो वित्तीय व्यवस्था है उसका आधुनिकीकरण करना, और सरकार की राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए वार्षिक समृद्धि दर को बनाए रखना, और विदेशी विनिमय बाजार का जो है नियमन करना, विदेशी विनिमय बाजार का नियमन करना भी आरबीआई के जो है कार्य है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संस्थाओं में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व को बनाए रखना, प्रतिनिधित्व करना, और बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करना जो है इसका कार्य होता है। सरकार का बैंकर भी होता है आरबीआई, केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर। तो इस प्रकार जो है आरबीआई का कार्य जो कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। आरबीआई के कार्य के बारे में हमने जाना। मौद्रिक नीति, नेक्स्ट टॉपिक है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति इसका जो अभिप्राय है कि केंद्रीय बैंक को जो है मौद्रिक नीति से तात्पर्य जो है केंद्रीय जो बैंक है यानी आरबीआई, उसके उस नीति से है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा के प्रभाव को जो है कम किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जैसे मुद्रास्फीति के प्रभाव को जो है मौद्रिक नीति की मदद से जो है कम किया जाता है। और यह जो नीति होती है तरलता के समायोजन में भी सहायक होती है। तरलता को कम करने यानी मुद्रास्फीति को कम करने में बहुत अधिक सहायक होती है। यह देश की आर्थिक नीति का जो है वह हिस्सा माना जाता है जिसके द्वारा जो है ब्याज दर, मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रास्फीति दर पर जो नियंत्रण रखते हुए जो है आर्थिक समृद्धि दर को जो प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रकार जो है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मौद्रिक नीति के द्वारा जो जिसकी समीक्षा आरबीआई के द्वारा की जाती है उसके द्वारा जो है इसका नियमन किया जाता है। और मौद्रिक नीति जो है सरकार की राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य बनाकर जो है अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में जो है आगे बढ़ता है। तो मौद्रिक नीति का संक्षिप्त वर्ण शब्दों में कहें तो मौद्रिक नीति का कार्य वही है अर्थव्यवस्था में तरलता के सामंजस्य को बनाए रखना। और जो मौद्रिक नीति है और मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? मौद्रिक नीति उद्देश्य यही होता है कि मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। दूसरा इसका होता है कीमत स्थिरता, विनियमन स्थिरता को बनाए रखना और आर्थिक समृद्धि और मुद्रास्फीति दर के मध्य के तालमेल को जो है बनाए रखना भी मौद्रिक नीति का जो है उद्देश्य होता है। मौद्रिक नीति के प्रकार क्या होते हैं? मौद्रिक नीति के जो है 2 प्रकार होते हैं, एक सस्ती मौद्रिक नीति होती है, एक कठोर मौद्रिक नीति होती है। तो जो सस्ती मौद्रिक नीति होती है इसमें ब्याज की दर होती है वो कम होती है और इसका उद्देश्य जो है तरलता में वृद्धि करके औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना होता है। मतलब अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज दर कम रखा जाएगा तो लोग अधिक ऋण लेंगे जिससे कि बाजार में तरलता की जो मात्रा होती है अधिक हो जाएगी जिससे औद्योगिक यानी उत्पादन अधिक होगा और उससे अर्थव्यवस्था जो है
अर्थव्यवस्था में उत्पादन अधिक होगा, जिससे औद्योगिक सेक्टर का जो है विकास होगा। तो ये जो सस्ती मौद्रिक नीति यही होती है। और एक दूसरी होती है कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति में जो है कठोर मौद्रिक नीति के द्वारा जो आर्थिक मंदी होती है, यानी मुद्रास्फीति जो बढ़ती है अर्थव्यवस्था में, यानी आर्थिक मंदी को कम करने में जो है कठोर मौद्रिक नीति का योगदान अधिक होता है। कठोर मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय जो बैंक होता है उसके द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है। ब्याज दरों में वृद्धि जब हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा होती है, यानी पैसे की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि तरलता को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को कम करना होता है। तो इस प्रकार जो है मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, एक सस्ती होती है, कठोर मौद्रिक नीति होती है। और जो कठोर मौद्रिक नीति होती है, यह नीति जो है समृद्धि दर के विपरीत, आर्थिक समृद्धि दर के विपरीत जो है उसको विपरीत रूप से प्रभावित करती है, आर्थिक समृद्धि दर को। तो इस प्रकार जो है मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है। एक सस्ती से जो ब्याज दर कम होता है, जिससे तरलता अधिक हो जाती है और ग्रोथ भी बढ़ जाती है। और दूसरी होती है कठोर में जो है ब्याज दर अधिक होता है, जिससे तरलता में कमी आ जाती है और मुद्रास्फीति कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार जो है इन दोनों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। सस्ती मौद्रिक नीति से जो है मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है और कठोर मौद्रिक नीति से जो है ग्रोथ में जो है अगर कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो उससे ग्रोथ में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार इन दोनों मौद्रिक नीतियों का जो है कठोर और सस्ती दोनों का एक विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो मई 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत जो लचीली मुद्रास्फीति दर का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसके निर्धारित करने के लिए आरबीआई को जो है सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए। सांविधिक अधिकार में जो है यह प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार आरबीआई के साथ परामर्श करके हर 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति का निर्धारण करेगी। तो हर 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति का निर्धारण किया जाता है, जिसमें सरकार की तरफ से 2 जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। और 2026 तक मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य जो है 4.4+2% जो है सीपीआई आधार पर तय किया गया है। तो मतलब 4 और 6 के बीच में 4% या 5% या 6%, ये जो है 6% तक जो है मुद्रास्फीति दर का निर्धारण किया गया है। तो जो सस्ती मौद्रिक नीति होती है ये जो है इससे जो है अर्थव्यवस्था में विकास होता है। तो अब हम मौद्रिक नीति यानी साख नियंत्रण की नीति के जो है उपकरण के बारे में जानेंगे। तो मौद्रिक नीति के जो है 2 प्रकार के उपकरण होते हैं, एक मात्रात्मक होता है, दूसरा गुणात्मक होता है। जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं, मात्रात्मक के जो पहला LAF आता है, LAF इसमें 2 प्रकार के होते हैं, रिवर्स रेपो और रेपो रेट, और दूसरा रिवर्स रेपो रेट। VRR में 2 प्रकार का होता है, CRR और SLR, OINO और बैंक रेट और INSF रेट। ये जो है मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। दूसरा गुणात्मक उपकरण में आ जाता है साख राशनिंग आ जाता है और नैतिक दबाव। तो इस प्रकार जो है हम इन सभी उपकरणों के बारे में जानेंगे, जो कि मौद्रिक नीति, इन सभी मौद्रिक नीति का जो विनियमन होता है वह आरबीआई द्वारा किया जाता है, समीक्षा जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं ये अर्थव्यवस्था में केवल मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, केवल मुद्रा की मात्रा को, और यह प्रत्यक्ष रूप से जो है मुद्रा की आपूर्ति के नियंत्रण में जो है सहायक होते हैं। और इसमें जैसे उपकरण शामिल है, पहला मैंने बताया LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो LAF जो है तरलता समायोजन सुविधा, LAF इसके अंतर्गत जो है आरबीआई अधिनियम में जो अल्पकालिक अवधि की तरलता को समायोजित करने का करता है, अल्पकालिक अवधि की। मतलब ये मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति के उद्देश्य को जो अल्पकालिक अवधि तक पूरा कर सकते हैं।
इसमें जो है एलएएफ में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो है 2 प्रकार के उपकरण शामिल होते हैं। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिसके आधार पर आरबीआई जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जो है अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है और अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है और उसी को हम रेपो रेट रेपो रेट कहलाती है। तो इस प्रक्रिया में जो है ऋण का जो आधार होता है वैध प्रतिभूतियाँ होती हैं। तो रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट जब अधिक होता है तो तरलता जो होती है वो कम हो जाती है। रेपो रेट का अर्थ जब आरबीआई अधिक ब्याज दर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो उससे जो है तरलता यानी पैसे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं मार्केट में। तो जब जब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अधिक ब्याज पर आरबीआई से ऋण लेते हैं तो वो भी जो है अधिक ब्याज दर पर ग्राहकों को ऋण देते हैं। इस प्रकार जो है ग्राहक भी कम ऋण लेते हैं और बाजार में तरलता की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिसके आधार पर जो आरबीआई मुद्रा बाजार में अतिरिक्त तरलता का समायोजन करती है। इसका मतलब है उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब रिवर्स रेपो रेट के आधार पर जो है जो आरबीआई है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जो है अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण देता है। मतलब जब रिवर्स रेपो रेट अधिक होता है तो भी तरलता कम होती है। तो इस प्रकार जो है 2 प्रकार के एलएएफ हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो कि ये जो है दोनों ब्याज दर का निर्धारण करने वाले उपकरण ही हैं जो कि आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिभूति क्या होते हैं? वे सभी दस्तावेज या वस्तुएं जिनके द्वारा बाजार में पूंजी एकत्रित की जाती है उन्हीं को हम प्रतिभूति कहते हैं। और इन सभी प्रतिभूतियों का सरकार द्वारा जारी किया जाए तो इसे सरकारी प्रतिभूति कहते हैं। और सरकारी प्रतिभूति निवेश का एक सुरक्षित विकल्प होता है। तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और परिसंपत्तियों के रूप में, वस्तुओं और दस्तावेजों के रूप में प्रतिभूतियाँ मौजूद होती हैं। तो इस प्रकार जो है दूसरा है VRR, मात्रात्मक उपकरण का दूसरा जो प्रकार है VRR वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनीय कोष अनुपात। तो आरबीआई के अनुसार जो है प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को जो है अपनी कुछ जो है रिजर्व के रूप में रखना होता है। जितने भी बैंक होते हैं उनको जो आरबीआई के द्वारा जो है कुछ अपने पैसे जो आरबीआई के पास रखने होते हैं। उसी को जो है ये रिजर्व जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तनीय कोष अनुपात 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है CRR कैश रिजर्व रेशियो। जो CRR है इसको जो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के अनुसार जो है प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपने जो है NDTL यानी कि अपने बैंक शाख जितने भी उनके पास जितनी परिसंपत्तियां होती हैं अपनी NDTL में से कुछ जो % होते हैं वो आरबीआई के पास सुरक्षित रखने होते हैं। और ये जो रेशियो होता है CRR होता है ये आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इतना % जो है यानी 5% जो है रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रखना होगा। और ये जो है CRR का प्रयोग केवल तरलता का नियंत्रण के लिए ही किया जाता है, यानी मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए ही किया जाता है। और यह बैंकों के नियमन में भी सहायक होता है। और जो CRR होता है आरबीआई के पास नगद रूप में रखना होता है, नगद के रूप में, कैश के रूप में। दूसरा है सामूहिक तरलता अनुपात SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR जो है यह बैंकिंग नियमन अधिनियम 1934 की धारा जो है 24 के अनुसार जो प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपने NDTL का कुछ % जो है अब स्वयं के पास यानी अपने ही पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। यह जो है कैश या फिर गोल्ड या सरकारी प्रतिभूतियों इन किसी भी रूप में जो है बैंक को जो है अपने पास जो है SLR को रखना होता है। और इसका निर्धारण जो आरबीआई द्वारा ही किया जाता है कि मात्र 4% जो है SLR है। तो सभी बैंकों को अपने NDTL का जो है 4% जो अपने पास जो ही स्वयं रिजर्व के रूप में रखना होता है ताकि जो है
मार्केट में, बाजार में तरलता का उचित रूप से समायोजन किया जा सके, उचित रूप से निर्धारण किया जा सके। जब SLR अधिक होता है तो तरलता जो है कम हो जाती है बाजार में। तो ये जो है तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा ऐसे ऐसे प्रकार के उपकरणों को अपनाया जाता है और बनाया जाता है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है OMO है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। OMO के द्वारा जो है एक के अंतर्गत RBI जो है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का जो है क्रय विक्रय करती है। यदि RBI सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करती है तो उससे बाजार में जो है मुद्रा की जो तरलता होती है उसमें कमी आ जाती है। और यदि RBI सरकारी प्रतिभूतियों को जो है क्रय करती है तो उससे बाजार में तरलता जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो यह जो है तरलता को नियंत्रित करने का जो है एक उपकरण है OMO, जिसके माध्यम से अगर सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, अभी मैंने बताया कि प्रतिभूतियाँ वो होती हैं जो कि परिसंपत्ति के माध्यम से दस्तावेज और परिसंपत्ति के माध्यम से रखी जाती हैं। अगर उसको सरकार जारी करती है तो उसे सरकारी प्रतिभूतियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार जो है सरकारी प्रतिभूतियों का जब विक्रय किया जाता है तो बैंकों की तरलता घट जाती है और इसका क्रय किया जाता है तो बैंकों की तरलता बढ़ जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है बैंक रेट है। बैंक रेट एक मात्रात्मक उपकरण है। बैंक रेट के द्वारा जो है वह ब्याज दर जिसके द्वारा आधार पर RBI जो है वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण देता है उसको बैंक रेट कहते हैं। दीर्घकालिक अवधि का कहने का मतलब 1 वर्ष से अधिक समय तक। RBI अधिनियम 1934 की धारा जो है 49 के अंतर्गत बैंक रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर RBI जो है प्रमाणिक प्रतिभूतियों को जो है खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसीलिए जो इसे पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहते हैं, क्योंकि जो है जो बैंक रेट होता है इस पर जो है RBI सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय भी कर लेती है। तो इस प्रकार जो है जो उसने ब्याज के रूप में बैंकों से लिया है पैसे, उसकी पुनर्प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार इसको हम पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहते हैं। बैंक रेट जब अधिक होता है तो तरलता की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि साख सृजन करने की क्षमता, बैंकों की साख सृजन करने की क्षमता बैंक रेट अधिक होती है तो उनकी कम हो जाती है। नेक्स्ट है MSFR, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। यह वह ब्याज दर होता है जिसके आधार पर RBI अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को जो अल्पकालिक स्थिति में जो है आपातकालिक स्थिति में, जब बैंक आपातकालीन स्थिति में होते हैं तो उनको ओवरनाइट अवधि के लिए यानी रात भर के लिए जो है ऋण प्रदान करता है RBI। तो उसी को हम MSF रेट के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य बैंकों को अप्रत्याशित जो है तरलता संकट को जो है एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इसका जो है बैंक को NATL का मात्र 2% जो है ऋण के रूप में मिल सकता है। मतलब इसमें ये रहता है कि बैंकों के पास जितना धन है उसका मात्र 2% ही उनको ऋण के रूप में मिल सकता है आपातकालिक स्थिति में। तो इस प्रकार जब MSF रेट अधिक होता है तो बाजार में तरलता की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो है हमने विभिन्न उपकरणों के बारे में जाना, मात्रात्मक उपकरणों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे गुणात्मक उपकरण के बारे में। चयनात्मक उपकरण, गुणात्मक या चयनात्मक उपकरण एक ही है। तो इसके अंतर्गत मुद्रा की तरलता के साथ साथ जो है मुद्रा के उपयोग को भी नियंत्रित किया जाता है। अर्थात इस प्रक्रिया में RBI जो है किसी क्षेत्र विशेष में जो है मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कोई क्षेत्र विशेष में, जैसे कि इसमें आता है MLC, मार्जिनल लिमिट कंट्रोल। RBI द्वारा जो है किसी ऋण विशेष पर जो है मार्जिन की जो है न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया जाता है और इस मार्जिन में परिवर्तन करके जो है ऋण के आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब RBI जो है किसी भी ऋण पर जो है मार्जिन लगा देता है कि इसी मार्जिन पर जो है उसको ऋण की प्राप्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार जो है इसको जो है इसमें जो है मुद्रा की तरलता को भी ध्यान में रखा जाता है, मुद्रा के उपयोग को भी। साख राशनिंग क्या है? साख राशनिंग जो RBI द्वारा व्यापारिक बैंकों को जो है ऋण योग्य राशि पर जो है जो ऋण योग्य देने योग्य राशि होती है उस पर अपर लिमिट लगा दी जाती है। इसका उद्देश्य मुद्रा के प्रवाह को अनावश्यक क्षेत्रों में जो है अनावश्यक क्षेत्रों के बजाय जो है वांछित क्षेत्रों में उपलब्ध कराना है। यानी जो बैंक होते हैं वो ऐसे क्षेत्र में ऋण देते हैं जिनमें देने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए बैंक जो है एक अपर लिमिट लगा देता है। बैंकों के पास जो देने योग्य ऋण होते हैं, जो पैसे होते हैं जिनसे बैंक ऋण देते हैं, उन पैसे पर अपर लिमिट लगा देता है RBI, जिससे जो है उनके पास
उनको जो है वांछित क्षेत्रों में ही ऋण देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है साख राशनिंग की मदद से जो है बैंकों के नियम कानून पर भी प्रतिरक्षा की जाती है।